फोटोशॉप की दुनिया कुछ कुछ चैट जीपीटी के जिबली जैसी थी। किसी के फोटो को कहीं से उठाकर किसी और जगह पर बिठाकर नए नए किस्म के झूठ तैयार किए गए और भारत में झूठ की भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जल्दी जल्दी लोग फोटोशॉप से अपना पेट और दिमाग भरने लग गए। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता शिखर पर पहुंचते ही उनकी पार्टी के आईटी सेल ने फोटोशॉप को अपना हथियार बना लिया। फोटोशॉप को लेकर इतिहास को बदला जाने लगा और कई सारे खतरनाक झूठ रचे गए। भारत के अंदर एक बात बहुत जोर शोर से कही जाती है कि भारत एक संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर हर किसी को अपनी एक स्वतंत्र आजादी है। लेकिन किस तरह से जैसे ही मुसलमानों की ईद आती है तो किस तरह से दोहरी राजनीति शुरू हो जाती है और किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। दोस्तों, अगर आप संयम रख के, थोड़ा सब्र रख के इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे तब जाकर आप लोगों को पता चल पाएगा कि किस तरह से अपने ही बिछाए हुए जाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी या फिर खुद वो नफरती चिंटू फंस चुके हैं ईद की नमाज को लेकर, जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, तो ईद की नमाज को लेकर किस तरह से माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से हिंदू और मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, आप लोग इस वीडियो को जरा धैर्य रखकर, जरा संयम बरतकर इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल पाएगा कि गोदी मीडिया का एक बहुत बड़ा टारगेट है। दोस्तों, ईद को लेकर एक बहुत बड़ा टारगेट है और इस टारगेट पे न सिर्फ मुसलमान है बल्कि हिंदू भी इसकी रडार पर है। कौन से हिंदू? मिडिल क्लास के हिंदू, जिन हिंदुओं को दंगे के अंदर झोंक दिया जाता है, जिन मुसलमानों को दंगे के अंदर झोंक दिया जाता है, जिसके अंदर उसका किसी का भाई मारा जाता है, किसी का बेटा मारा जाता है, किसी का पति मारा जाता है, फिर उस पर राजनीति करके ये लोग अपनी राजनीति रोटियां किस तरह से सेकते हैं, रवीश कुमार सर ने पूरी पोल पट्टी खोलकर इस रिपोर्ट के अंदर रख दी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है रवीश कुमार, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप भी अपने फोटो का जिबली कर रहे हैं? हुबली, हुगली, चुगली, गुगली, डफली और मोगली की दुनिया में यह जिबली कौन है जिसके आगे सब नाच रहे हैं? जो देश इतनी सी बात नहीं समझ पाता है कि कोई भी बारात लेकर सड़क पर निकल जाता है, घंटों जाम कर देता है, वह देश सड़क पर नमाज पढ़ने का विरोध कर रहा है। बताइए, ये एक देश और एक कानून की बात करते हैं लोग। क्या वाकई हसीन लगने लगे हैं? दिमाग कब बदलेगा? क्या यह भी अब चैट जीपीटी को ही बदलना पड़ेगा? हमारा सवाल बस इतना है कि अगर जिबली एनिमेशन अभिव्यक्ति है तो किस तरह की अभिव्यक्ति है? क्या हम इसके जरिए लोकतांत्रिक अधिकारों और सवालों को उठा रहे हैं? क्या अस्पतालों में इतनी भीड़ है, इलाज के लिए लोग घंटों लाइन में लगते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते सुबह से शाम हो जाती है? क्या हम इसके जरिए संवैधानिक लड़ाई जिबली के कैरेक्टर को आउटसोर्स कर देना चाहते हैं? वो लड़ लेगा हमारे बदले, मौज मस्ती तक ठीक है, लेकिन ऐसी होड़ हमेशा हमें असली मुद्दों से दूर क्यों ले जा रही है? लड़ाई तो सड़क पर ही लड़ी जाएगी, इसीलिए सड़क को लेकर रोज हमला हो रहा है और यह हमला केवल नमाज पढ़ने को लेकर नहीं है। अगर जिबली से हमारा मनोरंजन भी हो रहा है तब भी एक सवाल उठता है कि क्या वाकई यह मनोरंजन का विकल्प है कि अब हम अपना ही एनिमेशन बनाकर दांत चियारते रहे? दुनिया भर में जिबली एनिमेशन की आंधी चल रही है। चैट जीपीटी में अपना फोटो डालकर उसे एनिमेशन के किरदार का रूप दिया जा रहा है। भारत में भी इसे लेकर काफी लोग उत्साहित हैं। ऐसा करने वालों को काफी अच्छा भी लग रहा है, स्वाभाविक भी है कि वे भी एनिमेशन के किसी किरदार से मिलते जुलते लग रहे हैं। जैसे मैंने भी चैट जीपीटी को अपना एक फोटो देकर कमांड दिया कि एक फोटो में उदास दिखाओ, भटका हुआ दिखाओ। जब कमांड बदलकर कहा हंसता हुआ बना दो तो उसने हंसता हुआ बना दिया। फिर कहा कि दौड़ता हुआ दिखा दो तो दौड़ता हुआ दिखा दिया। मेरी त्वचा से एज का पता ही नहीं चलता, पता नहीं चलता कि बूढ़ा है या बच्चा है। खुद का एनिमेशन बनवाने का यह चस्का पब्लिक के बारे में क्या कहता है? जिस पब्लिक को पहले से फोटोशॉप के जरिए मूर्ख बनाया जा रहा था, उसे जिबली की जरूरत क्यों पड़ने लगी? शक्ल तो वही है उसकी, फिर आईना क्यों बदल रही है? जिस भीड़ के पास खाने के लिए पैसे नहीं, मुफ्त अनाज के लिए लाइन में लगा है, रेलगाड़ियों में खिड़की से कूदकर सवार हो रहा है, उसके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर नौकरी पाने वाले 10 साल पहले जितनी पहली सैलरी पाते थे आज भी उतनी पाते हैं।
मिडिल क्लास खरीदने खाने की हालत में नहीं है, लेकिन अचानक सब जिबली के रंग में रंग कर बाल रूप से लेकर जवानी के रूप धरने लगे। इस तरह की टेक्नोलॉजी हमें समृद्ध कर रही है या बौद्धिक रूप से कंगाल कर रही है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। कभी आपने एआई से पैदा की गई तस्वीरों को गौर से देखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को ज़ॉम्बी बनाते रहने की दिशा में यह एक और तरह का कदम हो? तरह तरह के एआई के जरिए इंसानों में भाव शून्य दिखने और होने की आदत डाली जा रही है। हालात बदले ना बदले, फोटो बदलते रहिए। पहले हम फिल्में देखने जाते थे, फिल्म का किरदार हमें वास्तविकता से दूर ले जाता था, मनोरंजन करता था। अब हम रील बनाकर खुद ही उस फिल्म का किरदार बने फिर रहे हैं। फिल्मी कल्पनाओं को हमने अपनी वास्तविकता समझकर ओढ़ ली है। कमाल की आवाजाही है दोनों दुनिया के बीच। एक इटालियन विमान का उपनाम था जिबली। जापान के स्टूडियो जिबली बनाने वाले हायाओ मियाजाकी को हवाई जहाज से प्यार है, तो उन्होंने अपने एनिमेशन के लिए जिबली नाम चुन लिया। वैसे यह अरबी मूल का शब्द है जो लीबिया से होता हुआ इटली पहुंचा और फिर अब जापानी कहा जाने लगा है। जिबली का मतलब होता है गर्म रेगिस्तानी हवा। एक शब्द कहां से कहां घूमता उड़ता हुआ पहुंच जाता है। स्टूडियो जिबली एक जापानी एनिमेशन स्टूडियो है। 1985 में हायाओ मियाजाकी, इसायाओ ताकाहाता और तोशियो सुजुकी ने टोक्यो में स्थापित किया। इस स्टूडियो ने एनिमेशन के जरिए बेहतरीन किरदार गढ़े, भावनाओं को उभारा और समझी जा सकने वाली सुंदर दुनिया की कल्पना पेश की। स्पिरिटेड अवे, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, माय नेबर टोटोरो, प्रिंसेस मोनोनोके, हाउस मूविंग कासल जैसी शानदार फिल्में बनाई हैं। स्पिरिटेड अवे को 2001 में ऑस्कर भी मिला है। फोटोशॉप की दुनिया कुछ कुछ चैट जीपीटी के जिबली जैसी थी। किसी के फोटो को कहीं से उठाकर किसी और जगह पर बिठाकर नए नए किस्म के झूठ तैयार किए गए और भारत में झूठ की भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जल्दी जल्दी लोग फोटोशॉप से अपना पेट और दिमाग भरने लग गए। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता शिखर पर पहुंचते ही उनकी पार्टी के आईटी सेल ने फोटोशॉप को अपना हथियार बना लिया। फोटोशॉप को लेकर इतिहास को बदला जाने लगा और कई सारे खतरनाक झूठ रचे गए। 2019 में सिलीगुड़ी में फोटोशॉप की मदद से चलाया जाने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में 10 लाख लोग आ गए। बाद में सच्चाई सामने आई। ऐसा ही प्रोपेगेंडा त्रिपुरा चुनाव के समय किया गया, लेकिन फैक्ट चेकर ने पकड़ लिया कि प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा यह फोटोशॉप का कमाल है। 2017 में बीजेपी आईटी सेल पश्चिम बंगाल के सचिव तरुण सेनगुप्ता को फोटोशॉप की गई फोटो और वीडियो पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें एक मुसलमान पुलिस अफसर को एक हिंदू को पीटते दिखाया गया था। बीजेपी के विरोधियों ने भी फोटोशॉप का इस्तेमाल किया है, लेकिन प्रसार और प्रचार में बीजेपी सबसे आगे निकल गई। तो क्या फोटोशॉप से झूठ गढ़ने की टेक्नोलॉजी अब काम की नहीं रही? ट्विटर पर ग्रॉक बीजेपी के आईटी सेल के तमाम दावों की पोल खोल रहा है। एक एक करके सारे के झूठ गिनाए जा रहा झूठ पकड़ रहा है। फोटोशॉप के जरिए फोटो बदलकर झूठ फैलाने का तंत्र आईटी सेल का था, यानी वो सप्लायर था। बाकी आप लोग यानी जनता, डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर एक साथ हो गई। अब जिबली से आप एनिमेशन भी बना सकते हैं और उसका वितरण भी कर रहे हैं। इसमें एक अंतर है, चैट जीपीटी कई बार फोटो में कुछ जोड़ने से मना कर देता है, कहता है कि यह उसकी नीति के खिलाफ है। मतलब याद दिला रहा है कि कॉपीराइट और कंटेंट की नीति की जरूरत उसे भी पड़ती है। पब्लिक को भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे चैट जीपीटी से कहा गया कि सड़क पर नमाज पढ़ने या कांवड़ यात्रा का एनिमेशन बना दीजिए, तो साफ इनकार कर दिया और कहा कि यह हमारे कंटेंट नीति के खिलाफ है, हम नहीं बनाएंगे। हमने यह कमांड इसलिए दिया कि जिस देश में हफ्तों सड़कों को बंद कर दिया जाता है कि कांवड़ यात्रा निकलेगी, सार्वजनिक स्थलों पर पार्कों में 9-9, 10-10 दिनों तक मूर्तियों की स्थापना होती है, उस देश में बेशर्मी के साथ नेता से लेकर अफसर बयान दे रहे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। जिस देश की सड़कें यहां से लेकर वहां तक अतिक्रमण से भरी पड़ी हैं, उस देश में नेता और अफसर गुंडागर्दी की भाषा बोल रहे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। नहीं पढ़ने देंगे। बात भारत नहीं समझ रहा। महीने 2 महीने सड़क और पार्क घेर कर पारिवारिक, धार्मिक, सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं। सड़क पर किसी की बारात निकल रही होती है, लोग पीछे पीछे घंटों जाम में फंसे होते हैं, तब एम्बुलेंस की याद नहीं आती।
लेकिन नमाज के नाम पर एक समाज को अपमानित करना है, उसे दोयम दर्जे का नागरिक बताना है, उसके साथ अन्याय करना है, तो सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर गोदी एंकर नफरत फैलाने लग जाते हैं। आप खुद इन खबरों की हेडलाइन देखिए। बारात के कारण शहर शहर से जाम की खबरें शादी के हर सीजन में मिल जाएंगी। उल्टा ट्रैफिक विभाग एडवाइजरी जारी करता है कि लगन का टाइम है, बारात लेकर निकलना जैसे उनका अधिकार है, इसलिए आप दूसरे रास्तों का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जब भी ईद का मौका आता है, बेशर्मी के साथ सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देने का लेक्चर दिया जाता है। आधे घंटे की नमाज नहीं होती होगी, लेकिन सड़ी हुई सोच का क्या करेंगे। अफसर से लेकर नेता सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर मुद्दा बना रहे हैं। जिस सड़क पर लोग बारात लेकर घंटों डांस करते हैं, जाम कर देते हैं, उन बारातियों के खिलाफ कोई चेतावनी जारी नहीं करता। यह सब दर्ज हो रहा है इतिहास में, वर्तमान में और भविष्य के लिए। आप कितना भी जिबली बनवा लें, कितना भी डफली बजवा लें और कितनी भी चुगली कर लें, जिबली से आप अपना बैकग्राउंड बदल सकते हैं, थोबड़े का हुलिया बदल सकते हैं, हुलिया बदल सकते हैं। दिमाग में जो कूड़ा भरा जा रहा है, वो जो गोबर भरा हुआ है वो बदलेगा गलत कहने से और देखने से। सड़क पर नमाज को लेकर घृणा करने वाले क्या बारात को राष्ट्रीय कर्तव्य समझते हैं कि 2-2 घंटे तक बैंड बाजा रोककर डांस किए जा रहे हैं? जिबली आने से आपका क्या बदल रहा है? फौरी मनोरंजन के अलावा क्या आपका विवेक बेहतर हो रहा है? इंटरनेट की दुनिया में समय समय पर ऐसी आंधियां चलती हैं ताकि जो भारतीय 5-5 घंटे स्मार्टफोन में बिता रहे हैं, वे कुछ और घंटे बिताने लग जाएं और काम की चीजें पढ़ना छोड़कर फालतू की चीजों में व्यस्त हो जाएं। फालतू की चीजें ना हो तो सोचिए आप काम की चीजों को लेकर बात करने लग जाएंगे, और खतरा किसे होगा? भारत सरकार के माई गव इंडिया के इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी की तरह तरह की जिबली फोटो डाल दी गई। ऐसे ही जगत में प्रधानमंत्री के फोटो की भरमार है, लेकिन यहां वे अलग अलग मुद्राओं में एनिमेशन के रूप में देखे जा सकते हैं। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी थोड़े अलग हैं। 2014 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में जब चर्चा चली तो उसी समय बाल नरेंद्र नाम से एक कार्टून स्ट्रिप की किताब आ गई। इस किताब में प्रधानमंत्री मोदी के बाल रूप को कार्टून स्वरूप में गढ़ दिया गया और वे मगरमच्छ के बच्चे के मुंह से गेंद निकाल कर दिखाए गए। 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद स्टूडियो जिबली ने बाल नरेंद्र वाले कार्टून स्ट्रिप को विकसित नरेंद्र वाले एनिमेशन में बदल दिया है। दरअसल बदला कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रचार में कार्टून का इस्तेमाल किया, तो अब उनकी सरकार एनिमेशन में उन्हें ढालकर नया कर रही है। बाकी पब्लिक के हालात कहां बदले? उसके पास प्रधानमंत्री से पूछने के लिए 1000 सवाल हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति क्यों खराब है, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे, लेकिन पब्लिक के बीच से गायब भी नहीं हो रहे, या कोई नोट नहीं करता कि बिना विरोध कर रहा है। बताइए, सवालों का ये एक देश और एक कानून की बात करते हैं जो लोग। प्रधानमंत्री मोदी हर पल बने रहते हैं। पहले नेता के पास जवाब नहीं होता था तो पब्लिक के बीच जाने से कतराता था। अब नहीं होने पर भी अपना फोटो, अपनी रील, अपना कार्टून, अपना एनिमेशन ठेले जा रहा है और जनता नाराजगी छोड़कर उस एनिमेशन से खेलने लग जाती है। स्टूडियो जिबली बनाने वाले हायाको मियाजाकी का ही कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जीवन की ही तौहीन है, बेइज्जती है, और एआई से ही हम उनके कार्टून के किरदारों की नकल में अपनी तस्वीरें बनवा रहे हैं। क्या इंसान को अब अपनी गरिमा की समझ नहीं रही? रंग करने वाली पेंसिलें, वाटर कलर, इरेजर, स्टॉप वॉच, यही सब हायाओ मियाजाकी की मेज पर देखा था फाइनेंशियल टाइम्स के निकोलस रैपोल्ड ने। दिसंबर 2023 के अपने इस लेख में मियाजाकी की मेज का इस तरह से बयान करते हैं, यानी मियाजाकी अपनी कल्पनाओं को एआई के जरिए नहीं गढ़ते, बल्कि सदियों पुरानी तरकीब ही आजमाते हैं। यही जिबली के औजार हैं, यंत्र हैं। इन्हीं के मदद से यह कलाकार 40 साल से कॉमिक से लेकर एनिमेशन फिल्में तक बना रहा है। सादे कागज पर पेंसिल से किरदारों को उकेरते हैं, रेखाओं को मिटाते हैं, ठीक करते हैं और रंग भरते हैं, तब जाकर एनिमेशन बनता है। संदेश साफ है कि मियाजाकी की तरह सफल होना है तो अपना वक्त आप मेज पर बिताइए, कागज, कलम और किताब के साथ। मियाजाकी का काम हाथ का काम है, दिमाग का काम है, घंटों धीरज का काम है। इसके लिए उन्होंने अपनी कल्पनाओं को आउटसोर्स नहीं किया। जो काम हाथ के कारण पॉपुलर हुआ, हम एआई की मदद से किसी के काम को चुरा रहे हैं। मतलब तो यही हुआ कि एआई एक तरह की कुंजी है। भारत में लाखों छात्र कुंजी पढ़कर पास हो जाते हैं
और उसके बाद जीवन भर पढ़ने लायक नहीं रह जाते। कुंजी पढ़कर पास होने वाले छात्रों का आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि आगे जाकर क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं। ये वही लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कबाड़ इतिहास मानकर नफरत फैलाने में लग गए हैं। मियाजाकी होना आसान नहीं, दशकों की तपस्या है, लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं? हम भरम पाल रहे हैं कि मियाजाकी का काम हम भी कर सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी ने मुझे जापानी परिवेश में पहुंचा दिया। इस एनिमेशन को देखकर खुद को अजर अमर होने का भरम तो पाला जा सकता है, लेकिन यह कैसी कोरी और निरीह कल्पना है। खुद जापान नहीं जा सकता तो जापान में होने का एनिमेशन बनवा रहा हूं। क्या इससे सुख मिलेगा या सुख का भरम मिलेगा? सोचिएगा। ठीक यही काम आप पॉलिटिक्स में कर रहे हैं। अपनी हालत खराब हो रही है। गरिमा के साथ जीने के लिए ढंग का अस्पताल नहीं, घंटों जाम में फंसे पड़े रहते हैं, लेकिन सुख प्राप्त कर रहे हैं मुसलमान को ईद के दिन सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे का ऐलान कर पासपोर्ट जब्त कर लेंगे। यहां उनके पासपोर्ट तो किसी ने जब्त नहीं किए, जिनके पांव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां पहनाकर ट्रंप ने सीधा सेना के विमान से भारत भेज दिया। तब तो किसी से नहीं कहा गया कि हम ट्रंप के विमान को भारत की धरती पर उतरने नहीं देंगे। और यहां सत्ता के दम पर किसी समुदाय से बराबरी का हक छीना जा रहा है। क्या हम जिबली के एनिमेशन इस्तेमाल करने लायक हैं, नैतिक अधिकार रखते हैं? जिस स्टूडियो जिबली के सह संस्थापक और निर्माता और मियाजाकी के गहरे दोस्त तोशियो सुजुकी ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब उनकी सेल बहुत हो जाती है तो उन्हें गुस्सा आता है, क्योंकि काम बेचने से ज्यादा जरूरी है काम करना, काम बनाते जाना। उन्हें इस बात से नफरत है कि जब उनके काम को कंटेंट कहा जाता है। मियाजाकी और सुजुकी इस बात के खिलाफ हैं कि बच्चे उनका काम बार बार देखें, सिर्फ एक बार देखने की जरूरत है। तो ये ईमानदारी है इसके निर्माताओं में, यही हमें समझने की जरूरत है। सुजुकी कहते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो काम है, कंटेंट नहीं। काम और कंटेंट का फर्क समझिए। किसी का मनोरंजन करने के लिए, किसी का ध्यान खींचने के लिए रील बना दिया, ये कंटेंट बनाना होता है। इसका विरोध करते हैं। यह बात प्रधानमंत्री मोदी को कौन समझाए कि माई गव ने उनकी तस्वीरों का जो जिबलीकरण किया है एक तरह से नए कंटेंट में बदल दिया। इस कंटेंट का वास्तविकता से संबंध बदल गया। आप ट्रंप के साथ हंसते नजर आ सकते हैं, लेकिन सबको पता है ट्रंप की धमकियों के बारे में आप एक शब्द नहीं बोल पाए। इस सच्चाई को पीछे कर आपने जिबली का इस्तेमाल किया और कंटेंट बना लिया। सुजुकी और मियाजाकी के पास खूब सारे प्रस्ताव आते हैं, उनके स्टूडियो जिबली का दाम लगाया जाता है, मगर वे बेचते नहीं। उनका कहना है कि उन्हें काम पसंद है, बहुत ज्यादा पैसा आने से उनकी आजादी चली जाएगी। उन्हें रातों रात अरबपति नहीं बनना है। और भारत के उद्योगपति अरबपति बनने के बाद सैलरी बढ़ाने की बात नहीं करते, आपका खून चूसते रहने के लिए 70-70 घंटे काम करने का प्रवचन देते हैं। टेक्नोलॉजी हमें बदलने आ रही है या गुलाम बनाने, हमें स्वतंत्र करने आ रही है या सीमित करने? इन सब सवालों पर बार बार सोचिए। मीडिया को न्यूज चैनलों के जरिए टेक्नोलॉजी तो मिली थी, मिली है, तो वही आपको गुलाम बनाने का माध्यम बन गया। पहले खुद गुलाम बनकर। सारी टेक्नोलॉजी है चैनलों के पास, लेकिन आपके पास उनके जरिए काम की एक सूचना नहीं, उनसे केवल झूठ फैलाया जा रहा है। ये सुभाष चंद्र हैं, जी न्यूज के मेंटर और संस्थापक। इन्होंने रिया चक्रवर्ती से माफी मांगी है। लिखा है अपने ट्वीट में कि पोल खोल रहा है, एक-एक करके सारे सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट झूठ पकड़ रहा है। मुझे लगता है कि यह सबूतों के अभाव के चलते किया गया। अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसलिए कोई केस नहीं बनता। पीछे देखते हुए मुझे लगता है रिया चक्रवर्ती को मीडिया ने दोषी बना दिया। इसकी अगुवाई जी न्यूज ने अपने एडिटर और तत्कालीन रिपोर्टरों की मदद से की। बाकियों ने जी न्यूज की तर्ज पर काम किया। जी न्यूज के मेंटर होने के नाते मैं उन सबको सलाह दूंगा कि बहादुर बने और माफी मांगे। मैं रिया से माफी मांगता हूं, हालांकि मैं इसमें शामिल नहीं था। मैं एक मुख रुद्राक्ष जैसा हूं, बाहर और अंदर समान, सच को सच कहता हूं। कितनी चालाकी से सुभाष चंद्रा ने उस समय के रिपोर्टर और संपादक का नाम नहीं लिया और उन्हें जिम्मेदार भी बताया और अपने आप को जवाबदेही से बचा लिया। जबकि उनके मीम उस समय के कार्यक्रमों के थंबनेल मीडिया में घूम रहे हैं कि इन लोगों ने रिया चक्रवर्ती को लेकर क्या क्या नहीं कहा, किस तरह से झूठ फैलाया और प्रोपेगेंडा किया।
इससे पहले कि आप सुभाष चंद्रा के इस ट्वीट में महानता देखने लग जाएं, उदारता पहचानने लग जाएं कि उन्होंने माफी मांगी है, आप जी न्यूज के कार्यक्रमों और उनकी हेडलाइन को आज भी देखिए जो आज चल रही। पता चलेगा कि नफरत फैलाने का कार्यक्रम अब भी चल रहा है। बस रिया चक्रवर्ती के केस में इतना हो गया कि सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, सीबीआई ने केस बंद कर दिया। इस पर फैक्ट चेकर और पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने सुभाष चंद्रा से ट्वीट कर पूछा है, आप अपने चैनल पर भारतीय मुसलमानों और तबलीगी जमात पर कोरोना फैलाने का झूठा प्रोपेगेंडा चलाने के लिए कब माफी मांग रहे हैं? तो यह अपराध है मीडिया का। क्या संपादकीय ज्ञान से भरे सुभाष चंद्रा को तब नहीं पता था कि कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा? सारी जिम्मेदारी उस समय के संपादक रिपोर्टर पर डालकर माफी मांगकर चल दिए। लेकिन आज के रिपोर्टर संपादक उस चैनल पर क्या कर रहे हैं? क्या अलग कर रहे हैं? सच का सामना कर रहे हैं, सच बता रहे हैं। इसलिए जिबली का इस्तेमाल करने से पहले सोचिए कि आप पहले पास होने के लिए कुंजी पढ़ते थे, अब दिल बहलाने के लिए कुंजी का इस्तेमाल करने लगे हैं। किसी के काम का फायदा उठाकर अपने फोटो को जापानी चीनी परिवेश में ढालकर थोड़ी बहुत मौज मस्ती की जा सकती है, लेकिन अगर यह अभिव्यक्ति है तब समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। एआई आपके साथ क्या कर रहा है, इसके बारे में अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि कुणाल कामरा बेहतर तरीके से समझा रहे हैं। उदाहरण उन्होंने भले ही सीबीआई और तोते का दिया, लेकिन आप इसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में देख सकते हैं। यही हाथ एआई बदल सकता है। एआई ने आपके हाथ भले खोल दिए, जो गोबर भरा हुआ है, कल्पनाओं कूड़ा नहीं गोबर, विचारों का पिंजड़ा और छोटा कर दिया है। भारत के दो बहुत ही इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस पर, ईडी और सीबीआई। पहले जज बोलता था पिंजरे में बंद तोता और मैना है, फिर मोदी जी आए 2014 में, विराट हिंदू, उन्होंने बोला ये क्या है, हमने इनको बंद क्यों कर रखा है, हाथ क्यों बंद है इनके, खोलो इनको, हाँ पिंजरा मत खोलो, हाथ खोलो बस। पहले ये पिंजरे में बंद थे, अब पिंजरे के अंदर से कैबरे कर रहे हैं। क्या यही तो कर रहे हैं महाराष्ट्र में? क्या किया इन्होंने? ईडी वो कर पाया जो मिशनरी नहीं कर पाए, हृदय परिवर्तन। आप में कला की बहुत क्षमता है, लेकिन आप जिबली या एआई से कलाकार नहीं बन सकते। शॉर्टकट से कुछ नहीं बनने वाला। आज जिबली है, कल डफली आएगा। स्टूडियो जिबली और मियाज़ाकी और उनकी टीम ने दशकों मेहनत की है। एक लेख है, वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन। इसमें जर्मनी के विचारक वॉल्टर बेंजामिन ने टेक्नोलॉजी और कला के परस्पर संबंधों के बारे में बात की है। बेंजामिन अपने लेख में बताते हैं कि कैसे फिल्म और फोटोग्राफी की टेक्नोलॉजी और उसके विकास ने कला की प्रकृति और धारणा को जड़ से ही बदल दिया। कला या कलाकृति में एक खास आभा होती है, लेकिन जब आप इसे कैमरे से तस्वीर या फिल्म में बदलते हैं तो उसकी आभा चली जाती है। मतलब यही हुआ कि जो सुख इन कलाकृतियों को, चित्रों को सामने से देखने का है, वो सुख आप कभी भी फोटो या फिल्म से प्राप्त नहीं कर सकते। पेरिस के म्यूजियम में जाकर इन तमाम कृतियों को देखते ही आंखें चमक उठती हैं। इंसानी प्रतिभा आपको हैरान कर देती है। विरोध कर रहा है, बताइए। आनंद या ये एक देश और एक कानून की बात करते हैं जो लोग। बेंजामिन इसी को ऑरा या आभा कहते हैं। उनके लिए आभा कलाकृति की वह अनूठी विलक्षणता है जो उसके समय और स्थान ही नहीं बल्कि उसकी परंपरा और अनुष्ठान में छुपी है। जैसे पेरिस के लुव्र म्यूजियम में रखी मोनालिसा की पेंटिंग, इसके प्रिंट आउट आपको गली नुक्कड़ सब जगह मिल जाएंगे। आपके फोन पर भी है, वॉलपेपर बना सकते हैं, लेकिन जो आनंद करीब से देखने में है उसका कोई जवाब नहीं। तभी तो इस छोटी सी पेंटिंग को देखने के लिए लोग घंटों लाइन में लगते हैं। जिबली की आभा इंसानी मेहनत में है, ना कि एआई से बनी तस्वीरों में। दशकों की मेहनत के बाद एक परंपरा बनी, इसके दर्शक बने हम और आप, जिन्होंने भी जिबली के किरदार का इस्तेमाल किया। उनमें से कुछ ने ही जिबली की फिल्में देखी होंगी, मैंने तो नहीं देखी, लेकिन फोटो निकालकर सब डफली बजाने लग गए कि हम जिबली हो गए। चैट जीपीटी ने उसी कला को रोबोट की मदद से 1 सेकंड का काम बना दिया। लेकिन क्या यह इतना आसान है? ऐसी कितनी आंधी इंटरनेट पर आई और चली गई। आप कह सकते हैं कि एनिमेशन काफ़ी महंगा माध्यम है, हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन हर किसी को एनिमेशन का सुख क्यों चाहिए? आप अपना किरदार गढ़िए, खुद किरदार बन जाइए, अपना एनिमेशन बन जाइए। लोगों में सांस्कृतिक खालीपन है, भूख है, लेकिन चैट जीपीटी का जिबली दल रोटी बिरयानी नहीं है।
पैकेट में बिकने वाला सस्ता फास्ट फूड नहीं है। यह भूख मिटा देगा, लेकिन यह आपके लिए बहुत अच्छा है, ऐसा तो नहीं लगता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से ईद की नमाज को लेकर एक बड़ा बवाल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। आए दिन हमारे देश के अंदर शादियां निकलती रहती हैं, आए दिन कोई ना कोई यात्रा निकलती रहती है, आए दिन सड़कों पर अभी हाल ही का आप देख लीजिए, होली का माहौल देख लीजिए, जहां पर कई रूट को चेंज कर दिया गया, कई दुकानों को बंद रखा गया, कई मस्जिदों को ढक दिया गया, कई कई दिन तक इस तरह की तस्वीरें देखी जाती हैं। ये तो धार्मिक यात्राएं चलिए, लेकिन जो एक सार्वजनिक काम है शादी, जो कि अगर कोई बारात निकलती है घंटों तक रोड जाम रहते हैं दोस्तों, जिस तरह से रवीश कुमार बता रहे हैं, घंटों तक रोड जाम रहते हैं, डांस किया जाता है, लेकिन उससे किसी की भावनाएं आहत नहीं होती, उससे किसी को परेशानी नहीं होती। इस तरह की दोहरी राजनीति यहां पर की जा रही है। एक देश दो कानून जैसी स्थितियां सामने निकल के आ रही हैं। एक समुदाय के लिए अलग कानून है, दूसरे समुदाय के लिए अलग कानून है। किस तरह से बेशर्मी की सारी हदें एक लोकतांत्रिक देश के अंदर पार की जा रही है। एक लोकतांत्रिक देश को किस तरह से शर्मसार किया जा रहा है। एक ऐसा देश जो संविधान से चलता है, जो संविधान हर किसी को आजादी की पूरी पूरी दोस्तों छूट देता है, लेकिन उनको किस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के होने के कारण प्रताड़ित किया जाता रहता है, दिन जलील करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये तस्वीरें आप लोगों को गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। देश के अंदर ऐसे अहम अहम बहुत सारे मुद्दे हैं। अमेरिका ने किस तरह से 100% टैरिफ का ऐलान किया, अमेरिका किस तरह से आए दिन भारत देश को हड़का रहा है, किस तरह से भारत से आगे चीन टेक्नोलॉजी में बढ़ रहा है, आए दिन नए नए आविष्कार कर रहा है। इस चीजों पर बहस नहीं की जाएगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम होगा, और इसी के अंदर हमारे देश के युवा को, हमारे देश के नौजवान को इसी के अंदर घसीटा जा रहा है, और लोगों को बेरोजगार रखा जा रहा है, और उनको अशिक्षित रखा जा रहा है। दोस्तों, उन लोगों को शिक्षा की ओर नहीं जाने दिया जा रहा कि अगर ये पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, इसलिए इनको पढ़ने से वंचित रखा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा खेल, एक बहुत बड़ा इनका एजेंडा है, जिसको आज का युवा, आज की यूथ नहीं समझ पा रही है। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।